हाय स्टूडेंट्स, केडी चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, पिछली वीडियो में हमने द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में अच्छे से जाना था। ठीक है, तो द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में जानने के बाद आज हम जानने वाले हैं द्रव्य के गुणधर्म एवं मापन। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अणु और परमाणु। अणु और परमाणु, ठीक है, दोनों को मैंने अच्छे से समझाया था। तो याद रखना, अणु और परमाणु को कुल मिलाकर हम ऐसे मान सकते हैं लाइक दिस। परमाणु जैसे कि आप, खुराफाती, ठीक है, और अणु मतलब समझदार, जैसे कि आपके क्या भैया, माता पिता। क्या है भैया, माता पिता। मतलब इस तरह से जब आप मतलब नादान होते हैं तो एक परमाणु की भांति होते हैं। क्या किसी काम को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन माता पिता जो होते हैं भैया, उन्हें तो पता होता है काम करना ही करना है। तो सेम कंडीशन, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, बट अणु याद रखना स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया अच्छे से, तो ध्यान रखना। चलिए, तो द्रव्य के गुणधर्म एवं मापन जो होते हैं, द्रव्य के गुण जो होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, वो टू टाइप्स की होती हैं। पहला भौतिक गुण और एक होता है हमारा रासायनिक गुणधर्म। तो बेटे, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, इनके बारे में समझने के लिए एक बात समझेंगे यहां पर, ठीक है। यहां पर एक आइस का टुकड़ा है और ये वाटर है। क्या है भैया, ये हमारा वाटर है, और यहां पर भी ये क्या है, हमारा एक आइस का टुकड़ा है, ठीक है। तो कॉमन आपको यहां पर पता चल रहा होगा, चाहे आइस फॉर्म में हो या फिर वाटर फॉर्म में हो, है तो हमारे पास एक ही द्रव्य। क्या है भैया, एक ही मैटर है हमारे पास, लाइक दिस। और वो ही क्या है, हमारा जल है। क्या है भैया, जल, लाइक दिस, जल। ये स्टेट इसकी कौन सी है, लिक्विड है। कौन सी है, लिक्विड है। और ये वाली कौन सी है, इसकी स्टेट सॉलिड है, ठीक है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर द्रव्य के वे गुण जिनमें उसका रासायनिक संगठन ना बदले, मतलब रासायनिक संगठन ना परिवर्तित हो। जैसे कि स्टेट चेंज हो सकती है, तो स्टेट का मतलब है अवस्था चेंज हो रही है, लेकिन रासायनिक संगठन नहीं बदल रहा है, तो इसीलिए गुण क्या कहलाएंगे, हमारे भौतिक गुण कहलाएंगे। जल जब ठोस में कन्वर्ट होता है तो वो एक अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है, लाइक दिस। पानी का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो हिमांक एक हमारी प्रॉपर्टी कैसी होगी, मतलब भौतिक गुण हो गया। या फिर हम कहें बर्फ को क्या करें, पिघलाएं, पिघलने पर वो जल में बदलेगा, तो वो उसका क्या होगा, मेल्ट पॉइंट होगा। या मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसका जो गलनांक होगा वो भी क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, वे गुण जिन्हें पदार्थ का संगठन एवं संरचना के बिना बदले ज्ञात किया जा सकता है, तो भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे रंग, गंध, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, ठीक है। गलनांक और हिमांक की तो हमने अभी बात करी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टर्म्स हमारा आता है रासायनिक गुणधर्म। सभी के, नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ सभी के घर होती है कि नहीं होती है। ये दो पाइप है, मान लो, सपोज करो, इनसे क्या आ रहा है, हमारा एलपीजी गैस आ रही है। कौन सी गैस आ रही है भैया, हमारी एलपीजी गैस। और एलपीजी गैस को हमको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, बर्न। एलपीजी गैस क्या होती है हमारी, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होती है, कन्फर्म है। अब जैसे ही गैस को हम जलाएंगे, तो जलाने पर पहले वो एल्केन था, और जलाने पर किस में कन्वर्ट हो गया भैया, कार्बन डाइऑक्साइड में, नमी के रूप में, और साथ में उसने क्या दे दी, हमें ऊष्मा दे दी। तो कुल मिला के हम बात कह सकते हैं कि ब्यूटेन और प्रोपेन जो है, ब्यूटेन का सूत्र होता है हमारा C4H10, और प्रोपेन का होता है C3H8, ठीक है। तो जिसके अंदर द्रव्य का संगठन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या फिर रासायनिक परिवर्तन हो, तो ऐसे गुण क्या कहलाते हैं हमारे भैया, रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो वे गुण जो पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं,
रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीकरण है, अपचयन है, दहन है, विस्थापन है, अम्लता है, क्षारकता है। ठीक है, तो ये गुण कैसे कहलाएंगे? हमारे रासायनिक गुणधर्म कहलाएंगे या केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला टर्म्स क्या कहता है भाई हमारा? भौतिक गुणधर्मों का मापन। ठीक है बेटा, वैसे आपने फिजिक्स में भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ के चलते हैं। तो पहले विश्व के विभिन्न भागों में मापन की दो विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी थी? पहले एक तो ही हमारी इंग्लिश सिस्टम मतलब अंग्रेजी पद्धति, और दूसरी हमारी थी मेट्रिक पद्धति या मेट्रिक सिस्टम प्रयुक्त की जाती थी। मेट्रिक पद्धति जो फ्रांस में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुई थी? विकसित हुई थी और अधिक सुविधाजनक थी, क्योंकि वह दशमलव प्रणाली पर क्या थी भैया? आधारित थी। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने एक सामान्य मानक पद्धति की आवश्यकता का अनुभव की और एक पद्धति सन 1960 में प्रस्तुत की गई, जिसका विस्तृत चर्चा कहाँ है भैया? नीचे की गई है। समझ लेते हैं कौन सी है भैया? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। कौन सी बेटे? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम एसआई सिस्टम भी कह देते हैं। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है ये फ्रांसीसी में ली सिस्टम इन टेरानेशनल डी यूनिट्स, जिसे संक्षेप में क्या कह देते हैं? एसआई कह देते हैं। ठीक है, को सन 1960 में भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन CGPM, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म है ये, यहाँ पर ध्यान देंगे अगर जरूरत पड़ती है तो CGPM में स्वीकृत किया गया था। तो CGPM एक सरकारी संस्था है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एसआई पद्धति के आधार पर 7 क्या है हमारे? आधार मात्रक या भौतिक राशियां हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारी आधार भौतिक राशि कौन कौन सी हैं और उनके एसआई मात्रक क्या हैं, समझ के चलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लंबाई की। लंबाई को किससे शो करेंगे भैया? एल से। ठीक है, किससे शो करेंगे भैया? एल से। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर स्मॉल एल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागति तापक्रम, पदार्थ की मात्रा एम, और ये IV मतलब हल्का सा छोटा लॉजिक है ये। ठीक है, IV। अब लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है सभी को पता है, मीटर होता है, M से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या होगा? द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी से प्रदर्शित करेंगे। समय का सेकंड होगा, S से प्रदर्शित करेंगे। विद्युत धारा का एम्पियर होगा, I से। केल्विन, K से। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला और CD से। ठीक है, तो बेटे ये 7 हमारी क्या है? भौतिक राशियां हैं जिनके एसआई मात्रक हैं। इनसे ही क्या होती हैं? अन्य मात्रक। इनसे ही क्या होता है? अन्य मात्रक क्या होते हैं भैया? व्युत्पन्न होते हैं। तो ये एक नोट पॉइंट भी है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, मूल इकाइयों को एक दूसरे से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ध्यान समझ के चलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है बेटे, तो व्युत्पन्न मात्रक किस प्रकार से क्या हुए हैं? मूल मात्रकों से व्युत्पन्न हुए हैं, ये समझ के चलेंगे। ठीक है, चलिए मान लो हमारे पास क्या है? क्षेत्रफल। क्या है भैया? क्षेत्रफल। और एक वर्ग का क्षेत्रफल मान लेते हैं। ठीक है, और वर्ग की जो लंबाई है वो L मान ली है, चौड़ाई भी L मान ली है। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या कहेंगे यहां से? क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई का जो, अब मैं इनकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट लंबाई की क्या आएगी भैया? मीटर ही आएगी ना, क्योंकि लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई क्या होती है बेटे? लंबाई हो या चौड़ाई हो, सबको किस में मापेंगे? मीटर में ही मापेंगे। तो हमारे पास यूनिट क्या जाएगी? लंबाई की यूनिट मीटर हो गई, चौड़ाई की यूनिट मीटर हो गई, और मीटर मीटर की गुना होगी तो पूरी यूनिट क्या बन के जाएगी हमारी? मीटर स्क्वायर बन के आएगी। क्या आएगी बेटे? मीटर स्क्वायर। बोलो कंफर्म हुआ? के बाद मान लो सपोज करो हमारे पास क्या जाता है भैया? आयतन आ जाता है। क्या जाता है? आयतन। और आयतन किसका निकाल सकते हैं हम? घनाभ का निकाल सकते हैं, कमरे का निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो आयतन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भैया?
याद रखो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है आयतन की। लंबाई की यूनिट क्या होगी भैया, मीटर ही होगी, एम से शो कर सकते हैं। चौड़ाई की भी एम ही होगी क्योंकि मीटर में मापेंगे, और ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी इसकी भैया, मीटर क्यूब आ जाएगी। किसकी भैया, आयतन की। किसकी भैया, आयतन की यूनिट हमारी आ गई मीटर क्यूब। कंफर्म हुआ। तो इस प्रकार से हमारे व्युत्पन्न मात्रक किससे बनते हैं भैया, मूल मात्रक से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेग, वेग या गति बोल सकते हैं। गति का मात्रक यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब तक हमें सूत्र नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। और गति का मात्रक होता है सूत्र होता है गति का दूरी बटे समय। जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता है तब तक हमें दिक्कत आएगी। अब बेटे दूरी जो होती है, दूरी क्या होती है, लेंथ होती है। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट में दूरी की यूनिट क्या आएगी, मीटर आएगी। और समय की यूनिट प्रति कितने आ जाएगी, सेकंड है, या एस लिख दो। तो हमारे पास यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, कॉमन है, मीटर प्रति सेकंड आ गई। यदि मैं बात करता हूं किसकी भैया, त्वरण की। किसकी बात करता हूं बेटे, त्वरण, ठीक है। अब त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट बराबर क्या आएगा, वेग परिवर्तन की यूनिट वही होगी जो गति की है। भाई गति भी तो वेग परिवर्तन ही है, और वेग परिवर्तन की यूनिट आई है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड को मैं लिख सकता हूं मीटर सेकंड की घात -1 लगा देंगे ऐसे। तो ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड ही बोला जाएगा। और वेग परिवर्तन की तो आ गई मीटर प्रति सेकंड। अब समय की होती है सेकंड, ठीक है बेटा, क्या होती है, सेकंड। अब सेकंड जो है हमारे पास, ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, यूनिट हमारी बन के आएगी मीटर सेकंड इनवर्स 2, ठीक है। तो हमारे पास त्वरण की यूनिट बन के आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट एक यूनिट और देख लेते हैं हम लोग, किसकी भैया, बल। सही है, हालांकि फिजिक्स में ये सब कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो बल क्या होता है हमारा, बल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, द्रव्यमान बटे त्वरण। क्या होता है बेटे, द्रव्यमान बटे त्वरण। अब इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, यूनिट की। और द्रव्यमान क्या है भैया, द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, बटे त्वरण की यूनिट अभी हमारी यहां पर निकल के आई मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो हमारी यूनिट बन के यही आ जाएगी किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको क्या कह देते हैं भैया, न्यूटन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूटन। याद रखेंगे, कैपिटल एन से शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आती है सबको। चलिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर के होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर किसके होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर के होगा। यदि आपसे पूछा जाए 1 नैनोमीटर किसके होगा, nm, 1 नैनोमीटर बराबर किसके होता है, 1 × 10⁻⁹ मीटर के होता है। यदि 1 पिकोमीटर बराबर पूछा जाए तो 1 × 10⁻12 मीटर के होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम गुना लगाएं, इसे छोड़ भी सकते हैं हम लोग, लास्ट वाला पॉइंट भी मान सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए क्या भैया 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर का मतलब माइक्रो को शो करते हैं म्यू, म्यू बनता है यू की तरह, मीटर बराबर कितना होता है, 1 × 10⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। ये वैल्यू याद रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन करते समय, हाँ एक और 1 एंगस्ट्रॉम 1 × 10⁻⁻10 मीटर के होता है। चलिए भाई नेक्स्ट समझते हैं मापन की आधारभूत इकाइयों की परिभाषा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान तथा भार की। किसकी बात कर लेते हैं बेटे, मास एंड वेट की, ठीक है। हमारे पास क्या है भैया,
कोई वेट है जिसका मास हमने कितना माना है, द्रव्यमान कितना माना है, 10 kg माना है, ठीक है। और अगर हम इस वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है भैया 10 kg, ठीक है, और इनकी हम तुलना करते हैं कहाँ कहाँ, पहला अर्थ पर हमारा अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उसका वेट स्केल या वेट कितना होगा भैया 10 kg होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर 98 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, 98 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कहाँ पर, पृथ्वी पर, ओके। वही वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है भैया 10 kg है, और अगर उसे मून पर ले जाया जाए तो उसका जो वेट स्केल पाया जाएगा वो कितना पाया जाएगा, 1.6 kg पाया जाएगा। कहाँ पर भैया, मून पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस पर कितने न्यूटन का, 16 न्यूटन का क्या लग रहा है भैया, बल लग रहा है, फोर्स, सॉरी 16 न्यूटन का क्या लग रहा है यहाँ पर, फोर्स लग रहा है। लेकिन यदि मैं इस 10 kg वाले मास की वस्तु को, अगर द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान 10 kg है, इसे स्पेस में लेके जाता हूँ तो स्पेस में इसका वेट स्केल होता है 0। कितना होता है भैया, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स कार्य नहीं करता। तो मैं अब यहाँ से कॉमन कह सकता हूँ कि किसी भी द्रव्य का जो द्रव्यमान होता है वो उसकी द्रव्य की निश्चित मात्रा होती है, लेकिन जो वेट होता है या भार होता है वो उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या करता है भैया, निर्भर करता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, चलिए अब पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान तथा भार के अलग अलग अर्थ होते हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, और पदार्थ के द्रव्यमान का मान स्थिर होता है, और यह मान पदार्थ के स्थान पर निर्भर नहीं करता। याद रखना, कौन, द्रव्यमान। तो इसके विपरीत भार पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्व बल है, या लगने वाला गुरुत्व बल है, जो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, या तो किलोग्राम होगी, लेकिन छोटी मात्रा में अगर हम लैब में यूज करते हैं तो किस में करते हैं भैया, ग्राम में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट आगे। इसको बोलते हैं भैया केमिकल बैलेंस। क्या बोलते हैं, रासायनिक तुला। ये हमारी लेबोरेटरी के अंदर केमिकल पदार्थों को तोलने में यूज होती है। इसमें हम कोई भी वस्तु ग्राम से नीचे दशमलव के 3 या 4 स्थान तक तोल सकते हैं। इसमें राइडर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन राइडर का प्रयोग तब हम करते हैं जब हमें पदार्थ की मात्रा ग्राम के बाद, पॉइंट के बाद मिलीग्राम में तोलनी हो, ठीक है बेटा। चलिए ये कॉमन हमारा हो गया, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टर्म्स हमारा आता है भैया वॉल्यूम, मतलब आयतन, ठीक है। वॉल्यूम को समझ लेते हैं। यदि हम लंबाई की बात करें तो लंबाई हमारी कितनी है भैया, 4 सेंटीमीटर है ये वाली, ठीक है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी है हमारी, 3 सेंटीमीटर है। और ये हमारी हाइट, या मतलब ऊंचाई हो गई कितनी, 2 सेंटीमीटर। कितनी हो गई हमारी, ये 2 सेंटीमीटर हो गई। तो कॉमन क्या है कि इसका कितनी लेंथ और कितनी चौड़ाई, मतलब कितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के द्वारा स्थान घेरा गया, वही इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा, आयतन कहलाएगा, ठीक है, जो इस क्यूब के द्वारा घेरा जा रहा है, ठीक है। तो कॉमन डेफिनेशन, किसी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है, और यूनिट जो होती है इसकी मीटर क्यूब होती है या फिर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये इसका मतलब यह है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, कॉमन आयतन का फॉर्मूला भी हमने पीछे बताया था। अब प्रयोगशाला में द्रव्यों के आयतन को मापने के लिए हम ब्यूरेट, पीपेट, ठीक है ना, आंशिक सिलेंडर, आयतन मापी फ्लास्क आदि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये आप लेबोरेटरी के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर आपकी बुक में इनके चित्र दिखाए गए हैं। चलिए, अगला टर्म्स हमारा आता है घनत्व, और घनत्व को अच्छे से समझ के चलेंगे भैया। हमारे पास 1, 2, 3 क्यूब हैं, ठीक है बेटा। अब जरा आप इस पात्र के अंदर जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर परमाणु कितने हैं, कुल कितने हैं भैया हमारे, 5 हैं, लेकिन यहाँ संख्या बड़ी है, यहाँ और ज़्यादा संख्या बड़ी है। हमारे पास क्यूब का आकार समान है। अब इसी क्यूब में आने वाले द्रव्य की मात्रा कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं इकाई आयतन में जितनी अधिकतम द्रव्य की मात्रा होती है वही उसका क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। सपोज करो इसमें बहुत कम है
इस वाले में बहुत कम है, इसमें कुछ ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा हुई? जिसमें द्रव्य की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो कॉमन डेफिनेशन, किसी पदार्थ का घनत्व उसका प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है, ठीक है। और घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन या द्रव्यमान प्रति आयतन। और घनत्व की यूनिट होगी, भाई हमें बताया द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है और आयतन की मीटर क्यूब होती है। अब बटा वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? केजी प्रति मीटर क्यूब। और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, मतलब बटे वाली चीज़ जब ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, तो केजी मीटर क्यूब इनवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी बेटे? टेम्परेचर की, ताप। अब ताप जो होता है कॉमन हम लोग जानते हैं, ताप को 3 पैमानों पर मापा जाता है। ताप के 3 पैमाने होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। अब तीनों पैमाने की अगर मैं बात करता हूँ, फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है और सेल्सियस और केल्विन पैमाने जो होते हैं, अगर हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो हमारा फ़ारेनहाइट पैमाना, हालांकि इसमें देखो पैमाने बहुत माइनस से लेकर गए हैं हम लोग, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार फ़ारेनहाइट पैमाना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच कार्य करता है। और सेल्सियस जो होता है पैमाना, ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर करता है। और केल्विन वाला 273.15 से 373.15 केल्विन तक काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन पैमाने में संबंध जो होता है, तो केल्विन बराबर होता है, सूत्र ये भी सही है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है बेटा। या फिर ऐसे मान लो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर इक्वल टू केल्विन, चलेगा। लेकिन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर डिग्री आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या होता है? याद रखना केल्विन में डिग्री यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, केवल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में यूज़ करते हैं। अब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है? तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5, ठीक है, इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये हमारा संबंध होता है इसमें, ये भी सूत्र लिखा है, हालांकि मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। तो ये टर्म्स हमारा यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा भैया वैज्ञानिक संकेतन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानेंगे वैज्ञानिक संकेतन के बारे में। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर